नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फिनलैंड के बारे में बात करेंगे। आज से लगभग 9000 ईसा पूर्व एक ऐसा समय जब देश की जमीन पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी। धीरे धीरे जलवायु गर्म होने लगी और बर्फ पिघलने लगी। झीलें, नदियां और घने जंगल बनने लगे। इस वीडियो में देश का एक ऐसा इतिहास जानेंगे जब इंसानों का यहाँ पर आगमन हुआ था। उत्तरी यूरोप धीरे धीरे हिमयुग से बाहर आ रहा था। आइस एज मतलब हिमयुग खत्म होने के बाद 8500 ईसा पूर्व पहले बाल्टिक एरिया, रूस का उत्तरी पश्चिमी भाग और इस्टोनिया देश की तरफ से कई सारे लोग शिकार करने के लिए फिनलैंड की जमीन पर आए थे। उस समय देश की जमीन पर ठोस बर्फ नहीं था क्योंकि गर्मी की वजह से बर्फ पिघला हुआ था। देश में रहने वाले शुरुआती निवासी शिकारी और मछुआरे थे, ज्यादातर सामी जाति के लोग जो आज भी उत्तरी फिनलैंड में रहते हैं। समय के साथ लोगों ने वहां की जमीन पर बस्तियां बनाना शुरू किया। शिकार के अलावा फल फूल इकट्ठा करना और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किया। बर्फ से ढके निर्जन एरिया से शुरू होकर फिनलैंड धीरे धीरे शिकारी समुदाय, फिर खेतीबाड़ी और धातु प्रयोग करने वाली सभ्यताओं का घर बना और अंततः मध्यकालीन यूरोप का हिस्सा बना। मध्यकाल मतलब 12वीं सदी के बाद स्वीडन का प्रभाव देश पर बढ़ने लगा और साल 1809 तक देश स्वीडिश साम्राज्य का हिस्सा बना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फिनलैंड छोटे छोटे जनजाति इलाकों में बांटा हुआ था, उसका कोई एकीकृत शासन नहीं था। स्वीडन उस समय एक उभरती हुई ईसाई शक्ति थी और उसे बाल्टिक क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। स्वीडिश राजा और कैथोलिक चर्च ने मिलकर फिनलैंड को अपने प्रभाव में लाने के लिए क्रूसेड्स मतलब धार्मिक युद्ध करना शुरू किया। 3 फिनिश क्रूसेड्स कहे जाने वाले अभियान। पहला क्रूसेड्स साल 1150 में स्वीडन के राजा इरिक और बिशप हेनरी दोनों ने मिलकर पश्चिमी फिनलैंड पर धर्मयुद्ध किया। दूसरा क्रूसेड साल 1249 में स्वीडिश आक्रमणकारियों ने देश के तवस्तिया क्षेत्र को जीता और तीसरा क्रूसेड साल 1293 कार्यालय क्षेत्र पर कब्जा किया, जहां रूस की सेना के साथ स्वीडन को संघर्ष करना पड़ा। इन तीनों क्रूसेड के कारण फिनलैंड स्वीडिश राज्य और कैथोलिक चर्च के नियंत्रण में आ गया। स्वीडिश शासन की स्थापना और फिनलैंड का स्वीडिश साम्राज्य में विलीन होने का इतिहास यूरोप के बाकी देशों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। 13वीं सदी के बाद फिनलैंड पूरी तरह स्वीडन के कब्जे में आया था, जिसे स्वीडिश भाषा में ओस्टरलैंड कहा गया, जिसका अर्थ है पूर्वी प्रांत या पूर्व का देश। इस अवधि के बाद फिनलैंड के लोग स्वीडिश राजा के प्रजा बन गए। स्वीडन ने फिनिश लोगों पर कब्जा किया था, लेकिन उन्हें गुलाम नहीं बनाया। देश का मेन मकसद फिनिश लोगों को ईसाई धर्म का ज्ञान, उनकी भाषा, संस्कृति, स्वीडिश और कैथोलिक धर्म का प्रसार करके उन्हें अपनी संस्कृति में एकजुट करना था और साथ ही फिनलैंड की संस्कृति और भाषा को प्रशासन में समान अधिकार देने का काम भी किया था। ऐसा करने के बावजूद भी दोनों के बीच सांस्कृतिक और भाषाई भेदभाव हुआ था। स्वीडिश साम्राज्य खत्म कैसे हुआ और आगे क्या हुआ? 18वीं सदी की शुरुआत में होने वाला सबसे बड़ा युद्ध ग्रेट नॉर्थर्न वार लगभग 21 सालों तक चला। इस युद्ध में रूस, डेनमार्क, नॉर्वे और पोलैंड ने मिलकर स्वीडन के विशाल साम्राज्य पर हमला बोल दिया। युद्ध के दौरान स्वीडन की सैन्य शक्ति और आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ गई। देश के राजा 12वें चार्ल्स उनके नेतृत्व में स्वीडन ने कई सारी लड़ाइयां जीती थी, लेकिन साल 1709 में रूस के खिलाफ पोल्टावा की लड़ाई में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद रूस ने बाल्टिक क्षेत्र के कई हिस्सों पर कब्जा किया। 1718 में राजा 12वें चार्ल्स की नॉर्वे की फेट रिकस्टन दुर्ग की घेराबंदी के दौरान मौत हो गई, जिसके कारण स्वीडिश युद्ध प्रयास और भी कमजोर हो गया। 1721 में निस्टर की संधि मतलब ट्रीटी ऑफ निस्टर के तहत स्वीडन को अपने कई बाल्टिक प्रांत और फिनलैंड के कुछ हिस्सों को रूस को सौंपना पड़ा। रशियन युद्ध और अपने हिस्से की जमीन खोने के कारण स्वीडन का यूरोप की महाशक्ति बनने का प्रयास अधूरा रह गया। युद्ध में मिली बड़ी हार के बाद उसने अपने बचे हुए फिनिश कब्जे को सुधारने की कोशिश की, लेकिन वह पहले जैसा महान साम्राज्य नहीं बना पाया और आखिरकार वह भी फिनिश कब्जा रशिया के हाथ चला गया और फिनलैंड रूस के अधीन हो गया। फिनलैंड में बसे स्वीडिश शासन का अंत 1809 में हुआ था, क्योंकि उस समय स्वीडन और रूस के बीच बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, जिसे फिनिश वार नाम से जाना गया। लेकिन इसे फिनिश वार क्यों कहा गया? असल में युद्ध स्वीडन और रूस के बीच हुआ था, फिर इसे स्वीडिश रशियन वार कहा जाना चाहिए था। युद्ध को फिनिश वार इसलिए कहा गया क्योंकि युद्ध का मैदान फिनलैंड में था। रशियन सेना पूर्व की तरफ से, जहां पर सेंट पीटर्सबर्ग शहर दिखाई देता है, वहां से उन्होंने युद्ध की शुरुआत की और पूरा फिनलैंड जीत लिया। फिनलैंड की वो जगह जहां पर युद्ध लड़ा गया, गांव जले और लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इसलिए इतिहासकारों ने इस युद्ध को फिनिश वार नाम दिया। 1809 में स्वीडन हार गया और रूस ने फिनलैंड पर पूरा कब्जा किया। उन्होंने फिनलैंड को देश का दर्जा नहीं दिया, बल्कि उसे ग्रैंड डची ऑफ फिनलैंड बना दिया। रूस का हिस्सा होने के बावजूद भी ग्रैंड डची ऑफ फिनलैंड काफी हद तक ऑटोनॉमस था, यानी फिनिश वार देश की आजादी की ओर बढ़ने वाला पहला कदम था।
इतना बड़ा रशिया जिसके कंट्रोल में आने के बाद फिनलैंड को आजादी मिलना लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन रशिया की एक सबसे बड़ी गलती, फिनलैंड को अपने साम्राज्य में शामिल तो किया, लेकिन उनकी मतलब फिनिश लोगों की पहचान के लिए ग्रैंड डच ऑफ फिनलैंड एक स्वतंत्र राज्य बना दिया और यही फैसला रशियन साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। फिनलैंड की आजादी की कहानी 1809 से लेकर 1917 तक चली। रूस के शासक जार अलेक्जेंडर, जिन्होंने फिनलैंड को रूस में शामिल किया। ग्रैंड डच ऑफ फिनलैंड मतलब उस समय रूस का एक आधा स्वतंत्र राज्य। ऐसा इसलिए क्योंकि फिनलैंड के पास अपना संविधान, कानून और खुद की करेंसी थी। फिनलैंड की संसद और प्रशासन काफी हद तक स्वतंत्र थे। इस दौर में फिनलैंड ने अपनी अर्थव्यवस्था, शिक्षा और संस्कृति को आधुनिक बनाया। रूस के अधीन रहते हुए भी फिनलैंड ने अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास को जीवित रखा। फिनिश भाषा को फिर से सम्मान मिलने लगा। स्वीडिश शासनकाल में सिर्फ स्वीडिश भाषा को उच्च माना जाता था। सन 1835 में कालेवाला नाम की एक महाकाव्य कविता प्रकाशित हुई, जिसने फिनलैंड के लोगों में राष्ट्रीय गर्व और एकता जगाई। इस घटना को फिनिश नेशनल अवेकनिंग नाम दिया। रूस का कब्जा होने के बावजूद भी लगभग 80 सालों तक उसने फिनलैंड को स्वतंत्रता दी, लेकिन यह स्वतंत्रता रूस और फिनलैंड दोनों को एकजुट करने के लिए दी गई थी। लेकिन इसका असर उल्टा हो गया। फिनलैंड में उद्योग और शिक्षा में प्रगति हुई। हेलसिंकी शहर नई राजधानी बनी। देश में यूरोपीय शैली का प्रशासन विकसित हुआ। बाकी देशों के साथ युद्ध होने के कारण रूस ने ग्रैंड डच ऑफ फिनलैंड की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब उन्हें पता चला फिनलैंड एक स्वतंत्र देश बनने की तैयारी में, तब उन्होंने 1890 के बाद रूसिफिकेशन अभियान चलाया। रशिया को डर लगने लगा फिनलैंड ज्यादा स्वतंत्र ना हो जाए। तीसरे जार अलेक्जेंडर और दूसरे निकोलस ने रूसिफिकेशन की नीतियां लागू की, मतलब फिनलैंड को पूरी तरह रूसी बनाने की कोशिश। इस अभियान के कारण क्या बदलाव आए? नंबर 1, फिनिश कानून को हटाकर रूसी कानून लागू करने की कोशिश। नंबर 2, रूसी भाषा को प्रशासन में सबसे उच्च दर्जा देने की कोशिश। नंबर 3, इस अभियान ने फिनलैंड की संसद की शक्तियां घटाई। और नंबर 4, फिनिश अधिकारियों को हटाकर रूसी अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की, जिसके कारण फिनलैंड में गुस्सा और विद्रोह की भावना फैल गई। यहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। जैसे कि 1905 में रूस में पहली क्रांति हुई जार के खिलाफ। इस उथल पुथल में फिनलैंड को थोड़ी सी आजादी वापस मिली। 1906 में देश ने नया संसद कानून पास किया, जिसके कारण देश की महिलाओं को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसने दूसरे जार और निकोलस को हटा दिया। बोल्शेविक क्रांति एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसने रूस की जारशाही को ही खत्म किया और कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई। फिनलैंड की संसद ने 6 दिसंबर 1917 को स्वतंत्रता की घोषणा की। रूस की नई बोल्शेविक सरकार ने फिनलैंड की स्वतंत्रता को 22 दिसंबर 1917 को मान्यता दी। देश को आज़ादी मिलने के बाद आगे क्या हुआ, इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले फिनलैंड, फिनिश या फिन, ये सारे नाम कहाँ से आए? फिनलैंड नाम का क्या अर्थ होता है और इसका ओरिजिन क्या है? देश के नाम का इतिहास काफी दिलचस्प समझा जाता है और इसमें भाषा, संस्कृति और ऐतिहासिक पहलू जुड़े हैं। देश का नाम स्वीडिश और अंग्रेजी मूल का माना जाता है। फिनलैंड शब्द पुराने नॉर्स भाषा के फिनर शब्द से निकला है। फिनर शब्द का मतलब है वन में रहने वाले लोग या फिर शिकार और मछली पकड़ने वाले लोग। उस समय शब्द का इस्तेमाल स्कैंडिनेवियाई लोग या फिनिश जनजातियों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। सुओमी फिनलैंड का मूल नाम है, क्योंकि फिनिश भाषा में देश को सुओमी कहा जाता है। बाकी देशों का कब्जा होने से पहले देश में लगभग 20 के आसपास भाषा बोली जाती थी। इसलिए देश के नाम की उत्पत्ति को लेकर कुछ भाषाविद लोग कहते हैं देश का नाम प्रोटो बाल्टिक शब्द झेमे से आया है, जिसका मतलब है भूमि। सुओमी का मतलब होता है अपनी भूमि या हमारी जमीन, या फिर नाम के इतिहास को सुओमा शब्द से जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ है दलदली भूमि, क्योंकि फिनलैंड में उस समय झीलें और दलदल ज्यादा थी। 12वीं सदी से पहले फिनलैंड कई जनजातियों में बांटा था, जैसे कि तावास्तियन, कारेलियंस और फिन्स। स्वीडिश साम्राज्य 12 से 19वीं सदी तक चला। इस दौरान उन्होंने पूरे देश को फिनलैंड कहा, जबकि नाम का इस्तेमाल उस समय सिर्फ दक्षिण और पश्चिम भाग के लिए किया था। नाम का ओरिजिनल इतिहास आप कितना भी ढूंढो, आपको कोई नहीं बता सकता। नाम को लेकर इतिहासकारों ने अपनी अपनी अलग बातें दुनिया को बताई। अंग्रेज और स्वीडिश लोगों ने देश को फिनलैंड कहा, क्योंकि उन्होंने इसका मतलब निकाला वन में रहने वाले लोग या फिर शिकार, मछली पकड़ने वाले लोग। फिनलैंड के मूल निवासी खुद के देश को सुओमी कहते हैं, जिसका मतलब है भूमि या दलदली जमीन। लैटिन पुराना नाम फिनिया, जिसका इस्तेमाल रोमन और मध्य यूरोप में किया गया था। देश के लोग खुद को सोमलाइसेट कहते थे, यानी सुओमी के लोग। फिनलैंड नाम बाहरी देशों ने दिया, जबकि सुओमी नाम देशवासियों का अपना था। हमने देश के बारे में आपको जानकारी दी, लेकिन राजधानी के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। किसी भी देश की राजधानी उसका इनकम सोर्स होता है, क्योंकि देश को सबसे ज्यादा मुनाफा राजधानी से मिलता है। उस समय फिनलैंड में ऐसा कोई भी शहर नहीं था जो आंतरिक स्तर पर व्यापार को बढ़ावा दे सके।
1500 के दशक में बाल्टिक सागर का इलाका यूरोप के व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। इस एरिया में हेंसिटिक लीग नाम की एक शक्तिशाली व्यापारिक संगठन थी और इसके प्रमुख शहरों में इस्टोनिया की राजधानी टल्लिन, जर्मनी का लुबेक शहर और लातविया देश का रिगा शहर शामिल था। लेकिन फिनलैंड के किसी भी शहर का नाम यूरोप के व्यापारी संगठन में नहीं था, क्योंकि स्वीडन चाहता था उसका एक बड़ा खुद का व्यापारिक केंद्र हो ताकि उसे विदेशी व्यापारियों पर निर्भर ना रहना पड़े। हमने स्वीडन का नाम इसलिए लिया क्योंकि उस समय फिनलैंड स्वीडिश साम्राज्य का हिस्सा था। इस्टोनिया की राजधानी टल्लिन उस समय हेंसिटिक लीग के नियंत्रण में थी और यूरोप में व्यापार का एक जाना पहचाना केंद्र बन गया था। स्वीडिश व्यापारी वहां पर अपने माल को आसानी से नहीं बेच पाते थे क्योंकि स्थानीय जर्मन व्यापारी व्यापार पर एकाधिकार रखते थे। उस समय स्वीडन के राजा पहले गुस्ताव थे। उन्होंने इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए यूरोप के व्यापारी शहरों को अच्छी तरह से समझा, उनका व्यापार करने का तरीका कैसा है। जब उन्हें पता चला तब उन्होंने फिनलैंड के दक्षिणी तट पर एक नया व्यापारी शहर बनाने का फैसला लिया। लेकिन फिनलैंड के दक्षिणी तट पर क्यों? इसके पीछे 4 कारण थे। पहला कारण, दक्षिणी तट के सीधा सामने 80 किलोमीटर की दूरी पर टल्लिन के साथ सीधा मुकाबला हो जाएगा। दूसरा कारण, स्वीडन अपने व्यापार को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकता है। तीसरा कारण, उसे टल्लिन या बाकी यूरोपीय व्यापारी शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और चौथा कारण, बाल्टिक सागर के व्यापार मार्गों में उसका प्रभाव बढ़ेगा। शहर को नाम दिया हेलसिंकी। टल्लिन से 80 किलोमीटर की दूरी पर एक सीधा समुद्री रास्ता, बिल्कुल आमने सामने। हालांकि शुरुआती कई सालों तक हेलसिंकी सफल नहीं हुआ क्योंकि यूरोप में टल्लिन पहले से ही मजबूत था और हेलसिंकी शहर के व्यापारी रास्ते इतने अच्छे नहीं थे। साल 1809 के बाद फिनलैंड रूस के कब्जे में आने के कारण व्यापार को बढ़ावा मिला और शहर फेमस हो गया। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।